जैसे ये टाइटल से पता चल रहा है, लर्निंग मैकेनिज्म फॉर गार्जियन इन स्टूडेंट्स। असल में क्या, गार्डियंस कई बार बच्चों से जितना उम्मीद करते हैं ना, वैसा माहौल दे नहीं पाते हैं। बेसिकली दिमाग को कंट्रोल करने की साइकोलॉजी अलग है, एक्सपेक्टेशन अलग चीज़ है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत आगे बढ़ें। चाहना गलत नहीं है, गलती वहाँ हो जाती है जहाँ पे सही गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, और बच्चे भी बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं उस कंडीशन में। तो यहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ बताने की कोशिश की है कि आपको समझ में आए कि बच्चे को कैसा माहौल चाहिए। वो चाहे कंपटीशन 12th के बाद का हो, चाहे ग्रेजुएशन के बाद का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस का हो, बड़ा कंपटीशन हो, छोटा कंपटीशन हो, बच्चा तो वो एक ही है जिसको उस कंपटीशन को फाइट करना है। उसको आप बचपन से देख रहे हो। आपको और उसको कैसे बिहेव करना है आपस में, ये आपको अगर ये समझ में आती है मेरी बात यहाँ पे, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आती है तो फिर तो आप कुछ भी करने के लिए फ्री हैं ही। तो मैं यहाँ पे आपसे शुरू करता हूँ जो मैं समझता हूँ और जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये वीडियो गार्डियंस, पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनके लिए है जो कि कंपटीशन को फाइट करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए। इसमें कुछ हम ऐसे स्टेप्स को बात करेंगे जो कि वाइटल है एक एम्बियंट एटमॉस्फेयर लर्नर्स के बनाने के। एम्बियंट मतलब चारों ओर का एटमॉस्फेयर, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बनाने के लिए कैसा उनको चाहिए। या तो वो घर से पढ़ रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, है घर से बाहर रह करके कर रहे हैं, घर से दूर है, रिसाइडिंग एट डिस्टेंट, थोड़ा दूर है या ज़्यादा दूर है। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है, पहली, क्विक थिंकिंग इज़ ऑलवेज डेंजरस एंड अवॉइड इट फ्रॉम आइदर साइड। न तो माँ बाप किसी चीज़ के ऊपर तुरंत नतीजे पर पहुँचे, न बच्चे। बच्चों को हमेशा समझाएं कि तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना, समय जाता है, जाने दो, थोड़ा समय जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जो अरबों का टर्नओवर होता है, वहाँ पर भी समय कई बार फेवर नहीं करता है। तो थोड़ा समय जाने दो, इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। थोड़ा समय निकलने दो, इसी प्रिंसिपल पे चलते हैं। मर्फीज़ लॉ जो है कि एक प्रॉब्लम को कन्वर्ट करके दूसरी प्रॉब्लम को खड़ा कर देना, उसके ज़माने चले गए, वो सोसाइटी में काम नहीं करती है। इसके आगे कुछ आप ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिसको आप बहुत पक्के तरीके से अगर पूरा करते हैं, अपने अंदर अपना के चलते हैं, तो आपको उसका बहुत लाभ होगा। कैसे? फर्स्ट लर्न योर ओन माइंड। अपने दिमाग को पहले पहचानो। जिसको कंपटीशन देना है बच्चा, उसको सबसे पहले अपने मस्तिष्क के बारे में पता होना चाहिए, अपने दिमाग की और उसकी कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी, जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ उसको मैं आपको नटशेल में बता देता हूँ कि उसमें आपके सामने तो दिख ही रहा है ये। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं जितना चाहें उतनी देर तक। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको नटशेल में बता देता हूँ कि जो बच्चा होता है उसको अपने दिमाग की स्पीड सबसे पहले पहचानना सिखाइए। या तो माँ बाप सिखाएं, मेंटर सिखाएं, टीचर सिखाएं, या खुद बच्चा सीखे कि उसको कितनी स्पीड से चीज़ तो समझ में आती है और कितनी स्पीड से पढ़ा हुआ याद होता है। उस स्पीड लिमिट को वो कभी क्रॉस ना करे। टाइम ज़्यादा लगता है किसी बच्चे को, लगने दीजिए, लेकिन अगर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा, एकदम से बहुत ज़्यादा पढ़ा, तो वो उसको नुकसान देगा। किस सेंस में? टाइम ख़राब हो जाएगा, बच्चे को ऐसा लगेगा कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई है मेरे साथ में। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैंने लिखा है स्लो लर्निंग जो है ना, वो किसी भी तरह से दिमाग के डलनेस की निशानी नहीं है। ये कहीं से भी दिमाग कमज़ोर होने की निशानी कहीं से नहीं है। आप अगर देखेंगे जितने बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वो चीज़ को बहुत धीरे पढ़ते हैं, या जो अब नहीं हैं हमारे बीच में, बहुत धीरे पढ़ते थे, क्योंकि उनको पता है जितने चीज़ को धीरे पढ़ा जाएगा उतनी परफेक्शन के साथ में वो दिमाग में सेटल होती चली जाएगी।
एकदम से कमरे में कोई चीज़ डालेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसी तरह से दिमाग में धीरे धीरे पढ़ कर के चीज़ जाएगी, आराम से पढ़ के जाएगी और लंबे समय तक टिकेगी। और कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करेगा दिमाग उसका। कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के अंदर दिमाग चीज़ को पहचानेगा, परखेगा कि इसमें से कितने कॉन्सेप्ट निकलते हैं और सारे कॉन्सेप्ट अपने आप में कैसे मिले हुए हैं। गहरी सांस लें, टेक डीप ब्रीथ इन एंड एक्सेल इन लॉन्ग, और देर तक छोड़ें। ऐसे बच्चों को आदत दिलवाई है। उससे क्या होता है, जब बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं बन रही होती है तो गहरी सांस लेने और देर तक छोड़ने से उनका दिमाग जो है सांस के ऊपर जाता है। जब दिमाग सांस के ऊपर जाएगा तो एक जगह अटेंटिव हो जाएगा। इस तरह से बच्चे गहरी सांस लेना और देर तक छोड़ने से बच्चे जो हैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। और धीरे पढ़ना अपने आप में एक बहुत अच्छी आर्ट है। इसकी प्रैक्टिस करने में आपको 15 से 20 दिन लगेंगे, लेकिन ये आपकी मेंटल एफिशिएंसी को बहुत ऊपर लेकर के जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आजमाई हुई बात है, ये टाइम टेस्टेड थेरेपी है ये। मतलब टाइम टेस्टेड, टाइम की कोई 1-2 साल में आप उसको बांध नहीं सकते हैं। लंबे समय तक जब टाइम टेस्टेड, लंबे समय तक किसी चीज़ को आजमाया गया होता है, सेंचुरीज ओल्ड, तब जा कर के उसको टाइम टेस्टेड कहा जाता है। दूसरा पॉइंट मैं देना चाहता हूँ, ड्यूरिंग स्टडीज़ अवॉइड एंगर ऑन योर सेल्फ। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी तरह से खुद के ऊपर गुस्सा ना करें कि मेरे को पढ़ते हुए इतना हो गया, 6 बार मैंने इसको समझने की कोशिश की, 15 बार मैंने इसको याद कर लिया, फिर भी मैं इसको भूल जाता हूँ। ऐसा कभी मत सोचें। अगर आपको इस तरह का पैनिक होता है, दिमाग को ठंडा रखें, अपना मजाक अपने अंदर हंसी उड़ाएं, हंसें अपने ऊपर। देखो मुझे इतनी देर पढ़ते हुए हो गई, फिर भी मुझे कुछ याद नहीं है, और मेरे को इतनी बार पढ़ने के बाद में याद नहीं है। तो अपने अपने साथ खेलें, उसको एंजॉय करें। क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लाफिंग इंटरनली इज़ मेकिंग जोक विद आवर सेल्फ इज़ ऑलवेज प्लीजेंट। ये हमेशा सुखदायक होता है। अपने साथ मस्ती करना कभी दुखदायक नहीं होता है। तो उससे जो फीलिंग्स हैं वो बहुत इजी हो जाएंगी और आप उस मोमेंट को एंजॉय करोगे। तो जो तनाव हो रहा है कि हमको इतना दिन हो गया पढ़ते हुए समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपको उस तनाव की तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, अपने ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बच्चे को फिर उस चीज़ से, जिसे कहते हैं विमुख हो जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो कभी नहीं होना चाहिए। बच्चे का डिस्ट्रैक्शन को रोकना है। अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन के हटने के बाद ही आएगा, शुरू में अट्रैक्शन नहीं आएगा। ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर खिंचता है, खींचना मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है, एंग्शियस है, उसकी एंग्जाइटी बढ़ गई कि मैंने तो 50 बार पढ़ लिया, मेरे समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, 50 बार पढ़ने पे समझ में नहीं आता तो 100 बार और पढ़ेंगे तब आ जाएगा, कभी तो आएगा। दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे किसी कोचिंग की, किसी पर्टिकुलर टीचर की, किसी पर्टिकुलर स्कूल की, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात बिल्कुल नहीं करूँगा और नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर केवल बच्चे और उनके माँ बाप, इन दोनों से ही सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। भले आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, आप मेरी बात ही सुन रहे हैं, लेकिन ये आप मान करके चलिए कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत पॉजिटिव सेंस में है। इसको आप ध्यान से सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका नुकसान कहीं नहीं है और फ़ायदा ज़रूर है। किसी को 15 दिन में है तो किसी को 1 महीने में है। थर्ड पॉइंट मैं देना चाहता हूँ, अवॉइड स्ट्रेस ऑफ स्टडी। इस चीज़ को क्यों तो ये होती है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इसके सबके साइंटिफिक तरीके हैं। पहली बात तो, पर्सनल गोल सेटिंग इज़ नॉट ए राइट पाथ। मैंने जब जब पढ़ाया, मैंने एक चीज़ सुनी कि माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि अपना एक गोल बना लो कि इतना पढ़ना है रोज़ का। ऐसा नहीं है, गड्ढा नहीं खोदना है कि 50 बाई 50 का गड्ढा रोज़ खोदना है। यात्रा पे नहीं जा रहे हैं कि 10 किलोमीटर रोज़ चलना है। आप बात को समझिए।
ये तब बनता है जब बच्चा ट्रेंड हो जाता है लर्निंग में। आप ऐसा करेंगे किसी के साथ में तो उस बच्चे को प्रेशर देने वाली बात है। जब बच्चा ट्रेंड हो गया है किसी भी लर्निंग के अंदर, तब ऐसा होता है कि अब आप एक चीज़ करना सीख गए हैं तो आप दो काम कीजिए। हर चीज़ की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। जब आप कमीज पैंट सीना सीख गए हैं तो आप एक पैंट एक कमीज तो रोज़ सी दिया कीजिए। आप शुरू में किसी को नहीं कह सकते हैं। जब आप किसी नए नेटवर्क में जाते हैं तो हमेशा गोल बनाना नहीं चाहिए। जब कोई भी बच्चा जैसे ही कि पहली बार वो एक कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जा रहा है तो उसको इनिशियली आप गोल में मत डालिए, क्योंकि बच्चा एक नए नेटवर्क में इंट्रोड्यूस हुआ है। उस समय क्या है कि उसको केवल जो स्टडी है उससे अफेक्शन हो जाना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। इसके ऊपर तनाव देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा लंबी चल नहीं पाएगी। ये वो समय होता है जब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता, मेंटर या टीचर, इनमें से कोई भी होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को उनको ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये थ्योरम समझ में नहीं आ रही है या ये याद नहीं हो रहा। सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं कि किस तरह से सब्जेक्ट में उतरना है बिल्कुल आसानी से, धीरे धीरे, जिससे बच्चा उस सब्जेक्ट से दूर ना भागे। बहुत प्यार से, एकदम से ही नहीं कि तुम्हारा कोचिंग में एडमिशन करा दिया, तुम्हारा इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिया, अब लग जाओ, अब सब चीज़ छोड़ कर केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। आप किसी के दिमाग को अपने शब्दों से कंट्रोल नहीं करते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा बाहर रहता है तो आप याद रखिएगा कि उसका चार्म जो है मेंटेन रहना चाहिए। आप इस चीज़ को, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जिससे कि स्ट्रेस जो है वो स्टडी का दूर रहे। और चार्म क्या होता है, किसी भी तरह से मेंटेन रहेगा, वो बच्चा किसी भी दूसरे बच्चे के साथ कंपटीशन में ना आए। अगर आप जानते हैं इसका कोई साथी है वहाँ पढ़ने वाला, वो इससे अच्छा स्कोर कर रहा है इंटरनल मार्क्स में, तो कंपटीशन में आने में मत दीजिए, क्योंकि उसका और आपके बच्चे का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं। दोनों के बीच में जितनी भी समानताएं आप खोजेंगे ना, उससे ज़्यादा असमानताएं निकल के आएंगी। और आपको इस दुनिया में केवल इन दो के बीच में ही कॉम्पिटेंट नहीं बनना है, ये ध्यान रखिएगा। केवल उससे एक नंबर ज़्यादा लाने के चक्कर में आपको अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि स्ट्रेस जो होती है ना स्टडी की, ये मैं आगे जा कर के स्ट्रेस के ऊपर भी बात करने वाला हूँ अगले टॉपिक पे। स्ट्रेस जो होती है स्टडी की, ये अगर कहीं से भी माँ बाप की तरफ से, मेंटर की तरफ से, टीचर की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से या और किसी तरफ से आ रही है, ये कहीं से अच्छी नहीं है। ये किसी भी तरह से इसको रोकना जाना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला है। केवल और केवल जा कर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दिमाग में, न्यूरोकेमिकल बैलेंस इम्बैलेंस होगा। बच्चा जितना मेहनत करेगा उसको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ चौथा पॉइंट मैंने बताया है, स्ट्रेस इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ये हम किसी नए माहौल के अंदर समाहित होते हैं, उस का नतीजा स्ट्रेस होती है हमेशा, और हर किसी के जीवन में आती है। ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जो कि हमको बहुत ही अलग वातावरण के अंदर ढालने के लिए काम आती है। कुछ रिसर्चर्स ऐसा भी कहते हैं कि स्ट्रेस जो है एक नेगेटिव इवैल्यूएशन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। मतलब जो आपके चारों ओर एनवायरनमेंट बना है उसको आपने नकारात्मक तरीके से देखा, इसलिए स्ट्रेस बना, ऐसे रिसर्चर्स भी कहते हैं। और ये मानी हुई बात है कि फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, शारीरिक और मानसिक अवस्था है कि जब हम किसी नए वातावरण में जाते हैं तो हमारा शरीर उसको अडेप्ट करता है, उस चैलेंजेस के हिसाब से अपने आप को ढालता है। अडेप्ट करता है का कहने का मतलब यहाँ पे दूसरा शब्द है, उसको ढालता है उस माहौल में। इन दोनों ही कहने का मतलब यह है
कि स्ट्रेस जो है कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये आएगा ही आएगा और ये हर किसी के जीवन में आता है। इसको केवल जीता कैसे जा सकता है? विश्वास से, स्वयं के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखकर स्वयं पे। और जब भी स्ट्रेस हो तो आपको जो मैंने विधि बताई है, इनहेलेशन सांस लेना और लंबा लॉन्ग एहलेशन। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिलीव मी इट वर्क्स। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये काम करती है तकनीक, ये तकनीक बहुत काम करती है। और इस ये कई जो कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटेंसी लेने जाते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, उनके भविष्य को निखारती है। ये कहने में बहुत छोटी तकनीक है कि सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन इसके असर बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। फिफ्थ है विथड्रॉ फ्रॉम स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स वो होते हैं जो कि स्ट्रेस पैदा करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़िए। पर्सन्स वर्किंग विद लार्ज टर्नओवर कंपनीज, जो लोग बहुत बड़ी टर्नओवर कंपनीज के साथ में काम करते हैं, उनको 1 या 2 दिन की पेड लीव दी जाती है, जिससे कि कॉमेडी सीरियल्स या अच्छे मनोरंजन के प्रोग्राम को देखें। जबकि उनकी तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उनकी 1 दिन की छुट्टी की तनख्वाह उनको दे रहे हैं और छुट्टी भी दे रहे हैं केवल कॉमेडी सीरियल देखने के लिए या मनोरंजन करने के लिए, तो कंपनी को तो बहुत कॉस्टिंग आती है उसकी, लेकिन ये आवश्यक है। अब इसकी अगली लाइन आप सुनेंगे, इन द सेम वे पेरेंट्स शुड टेक देयर वर्ड्स आउटसाइड फॉर सम अम्यूजमेंट्स। बच्चों को भी उनके माता पिता बाहर लेकर के जाएं खुद कुछ मनोरंजन के लिए, जिससे बच्चे कुछ देर उस वातावरण से जो टेबल कुर्सी के चारों ओर बना है उसको तोड़ के बाहर निकल जाएं। शुरू में तो हफ्ते में 1 बार और उसके बाद में 15 दिन में 1 बार। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये हेल्प करती है टेक्निक कि उनका स्ट्रेस दूर हो जाए। ये होता है ऐसा, बच्चे नहीं समझते स्ट्रेस क्या है, वो अपने शब्दों में समझा नहीं पाते और बड़े भी नहीं जानते कि बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। उनको केवल इतना लगता है कि पढ़ाई से जी चुरा रहा है, जबकि खेलने से तो बच्चा जी नहीं चुराएगा, टीवी देखने से बच्चा जी नहीं चुराएगा। इसका मतलब टीवी देखने में, कार्टून देखने में, फिल्म देखने में, खेलने में उसको स्ट्रेस नहीं हो रहा है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब उसको फिल्म देखने में, कार्टून देखने में, पिक्चर देखने में, हंसी मजाक करने में, दोस्तों के साथ बातें करने में, आपके साथ बातें करने में, आपके साथ बैठने में, खेलने में मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ उसको स्ट्रेस नहीं हो रहा है। तो अगर उसको पढ़ाई की कुर्सी के ऊपर स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस तो दूर करना ही पड़ेगा। आखिर क्या तरीका होगा जिससे कि बच्चे को आप पढ़ाई पर बिठाएंगे? तो स्ट्रेस होता है, रिसीव सोशल सपोर्ट। कैसे होगा सोशल सपोर्ट? परिवार के सदस्य, गिने चुने समझदार फ्रेंड्स जो आपके हैं, हाईली सेलेक्टेड रिलेटिव्स, सारे रिलेटिव्स नहीं, हाईली सेलेक्टेड रिलेटिव्स। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि ऐसे रिलेटिव्स जिनके बच्चे वास्तव में आगे जा पाए हैं, ऐसे रिलेटिव्स नहीं जिनके बच्चे आगे जा नहीं पाए हैं। इस यहाँ ये मेरा कहने का मतलब है। तो उनसे कहा जाए कि जब भी वो आपके बच्चे के बारे में बात करें उनके सामने, जब भी वो आपके घर आए, व्हेन योर फैमिली विजिट्स देम, और ड्यूरिंग देयर विजिट्स, या तो वे घर आएँ या आप उनको उनके घर जाएं अपने बच्चों को लेके, तो वो आपके बच्चे की प्रयास के बारे में, मेहनत के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में बहुत अच्छा बोलें। गलत बोलते हैं वो, या आपको ऐसा लगता है कि वो पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये आपको सोचना है कि आपको वहाँ पे बच्चों को लेके जाना है कि नहीं। आपको जाना है नहीं जाना है मैं उस पर बात कर ही नहीं सकता, बच्चों को वहाँ लेके जाना है कि नहीं। और अगर ऐसे लोग आपके घर पे आते हैं तो वहाँ बच्चों को बैठने देना है कि नहीं, ये आपका विचार रहेगा इसके ऊपर। बच्चों को क्या सिखाना है? 7th, लव योर सब्जेक्ट्स। जो विषय आपको मिले हैं उनसे आप प्रेम करो। प्रेम बहुत बड़ी पूंजी है विकास की। सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो,
जिससे कि आप सब्जेक्ट से प्यार करें। अगर फिर भी आप उस चीज़ से प्यार नहीं कर पा रही हैं, तो इसका मतलब ये एक्सरसाइज करने की एक्सक्यूज़ है ये। आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक्सक्यूज़ से आप जीवन के अंदर इवन नॉट बिल्ड ए सिंगल वॉल ऑफ लाइफ, आप जीवन के अंदर एक ईंट भी नहीं चुन सकते हैं। गिव टाइम टू लर्निंग्स। जब आप लर्निंग शुरू करेंगे तो आप उस सब्जेक्ट से प्यार करने लग जाएंगे। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक छोटे बच्चे की माँ उसके सामने सुई के अंदर धागा डाल रही थी। छोटे बच्चे को वो खेल अच्छा लगा, उसने अपनी माँ से सुई भी ले लिया और धागा भी ले लिया और उसमें डालने लगा। उसकी माँ 2 बार तो नहीं डाल पाई, लेकिन तीसरी बार डाल देती है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस है। छोटा बच्चा 50 बार कोशिश करेगा लेकिन फिर भी हार नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसमें खेल, आनंद और मज़ा आ रहा है। तो वैसा ही मज़ा इस सब्जेक्ट के साथ भी आना चाहिए, लव योर सब्जेक्ट्स। इसलिए बच्चों को अगर उस विषय से विमुखता है, डिस्ट्रैक्शन है, बिलोंगिंगनेस नहीं है उस सब्जेक्ट की नॉलेज से, तो आपको हठ नहीं करनी है, प्यार से समझाना है। मैं ये कहूँगा 1-2 बार नहीं, 500 बार भी ज़रूरत पड़े तो बच्चे आपके हैं, आपको प्यार से समझाना चाहिए। 8वां बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 100 में से 2% माँ बाप ही इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। मेडिटेट लर्निंग्स। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। व्हाट पीस ऑफ सब्जेक्ट यू हैव लर्न, रीथिंक ओवर इट। आपने जो भी लाइन या जो भी किसी भी विषय का पढ़ा है उस पर रीथिंक करो। आंखें बंद कर लो और खुद को समझाओ उस टॉपिक के बारे में जो आज आपने पढ़ा है। शुरू के अंदर क्या होगा, आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, लेकिन इस प्रैक्टिस को अगर रूटीन में ले जाते हो तो आपका दिमाग क्या है, जॉयफुल स्टेट में आएगा। यहाँ आकर के स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा बच्चे का। बच्चे की पढ़ाई का स्ट्रेस यहाँ आकर के ओवर हो जाएगा। इसके बाद बच्चा कभी आपको पढ़ाई के स्ट्रेस के बारे में शिकायत नहीं आएगी। अब आप इसको सिंक्रोनाइज़ कर चुके होंगे अपने दिमाग में, नहीं कर पाए होंगे तो मैं एक बार और बोलूँगा। जब यहाँ पे आपका जॉयफुल स्टेट आ जाएगा तो आप काम को, पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, लर्निंग्स को एंजॉय करेंगे, अपने जो आज एफ़र्ट्स किया उसको एंजॉय करेंगे और कल के लिए आप फिर से तैयार हो जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं केवल आपको गुड लक नहीं देना चाहता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भाग्योदय हो। मैं फिर एक एक पॉइंट को आपको बता देता हूँ, आप देखिएगा। ये लर्निंग मैकेनिज़्म है। सबसे बड़ी बात होती है अपने चारों ओर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना जो आपका फ्रेंडली हो। आप घर पे रहते हो या घर से बाहर रह के पढ़ते हो, घर से बाहर थोड़ी दूरी पर ही हो या बहुत दूर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहली बात, क्विक थिंकिंग नहीं रखना। क्विक थिंकिंग नहीं कि तुरंत सोचा और तुरंत फैसला कर दिया, बिल्कुल नहीं। इस ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ में आगे लेकर के जाना है, परेशान होकर के नहीं। अपने दिमाग को पहचानिए, बच्चे को समझाइए अपने दिमाग को पहचानो। जितने आराम से तुमको समझ में आता है उतने आराम से पढ़ो। किसी को एक बार में एक अखबार याद हो जाता है पूरा, हमें उससे कंपटीशन नहीं करना है। और तुमको 5 बार में एक लाइन याद होती है बहुत है, 15 बार में एक लाइन याद होती है ये भी बहुत है, 50 बार में एक लाइन याद होती है ये भी बहुत है। एक दिन आएगा जब तुमको भी एक बार में एक अखबार याद हो जाएगा। इस लेवल पे नहीं जाना है। और एक आदत डालिएगा बच्चे की, जो मैंने दिमाग वाले में ही फर्स्ट में ही बोला है कि डीप ब्रीथ करवाने की आदत डालिए और धीरे धीरे छोड़ने की आदत डालिए। मैंने 15-20 दिन मैं बोलता हूँ, आप 1 महीना लीजिए, आपके बच्चे का मेंटल लेवल बहुत ऊपर जाएगा। अगर कोई चीज़ को ज़्यादा समय पढ़ने से भी समझ में नहीं आता है तो भी मस्ती में दिमाग रहे, हंसो अंदर से और खुद पे हंसो कि अब हो जाएगा, कोई बात नहीं है। एंगर नहीं होना चाहिए खुद के ऊपर।
खुद पर गुस्सा दिमाग को गलत दिशा में लेकर जाता है। और डायरेक्शन लेस माइंड या माइंड ऑन रॉन्ग डायरेक्शन, ये कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होता है, माता पिता, मेंटर, टीचर, इनसे कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो भी क्या होता है कि आदमी को खुद के साथ में चार्म होना चाहिए, खुद के प्रति आकर्षण होना चाहिए, खुद से प्यार होना चाहिए, जिससे कि वो किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करे, केवल और केवल खुद को, अपने आप को डेवलप करे। नहीं तो पढ़ाई में स्ट्रेस आएगा, क्योंकि दो आदमियों की बनावट, दो आदमियों की संरचना, आंतरिक संरचना, सेल्यूलर अरेंजमेंट सब अलग है। आप किसी भी दो आदमी को इस दुनिया पे बराबर नहीं कर सकते। और अगर आप कोई दो आदमी के बीच बराबर करते हो, बराबरी करता है बच्चा किसी दूसरे से, तो उसको याद रखना चाहिए कि केवल वही एक दुनिया के अंदर तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि स्ट्रेस एक जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है। किसी माहौल में ढलने का नाम ही स्ट्रेस है, जिससे जो शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं उसे स्ट्रेस कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक, कुछ थिंकर, रिसर्चर्स जिन्होंने रिसर्च की है वो कहते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नेगेटिव इवैल्यूएशन करना ही स्ट्रेस है। हम पॉजिटिव इवैल्यूएशन करें तो स्ट्रेस नहीं होगा, वो भी अपनी जगह सही है। और स्ट्रेस को फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन की तरह से प्रिपेयर करना खुद को, वो भी अपनी तरह से सही है। इसको हटाया नहीं जा सकता है, सबके जीवन का हिस्सा है स्ट्रेस, और हर व्यक्ति इससे एनकाउंटर होता है, हर व्यक्ति के जीवन में ये आता है। लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि इस चीज़ को आसानी से ओवरकम किया जा सकता है। फिर वही बात आती है कि जैसे ही आपको ऐसा महसूस हो, आप खूब अच्छी तरह से सांस लीजिए, सांस को गिनिए, और बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाइए आप। दूसरी चीज़ है विड्रॉ फ्रॉम स्ट्रेस। स्ट्रेसर्स जो होते हैं, जो स्ट्रेस देने वाली चीज़ें होती हैं, वो आप पहचान नहीं पाएंगे, कोई नहीं पहचान पाता है, क्योंकि एक फैक्टर नहीं होता है। कोई नहीं पहचान पाया आज तक स्ट्रेसर्स को कि स्ट्रेस देने वाली कितनी चीज़ें हैं, आज तक गिनती में नहीं आई हैं ये। तो इसलिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है इसमें कि आप ये देखिए कि बच्चों को कहीं बाहर लेकर के जाइए हफ्ते में एक बार, तो बच्चे क्या है, हंसेंगे, खेलेंगे, नया वातावरण देखेंगे। और जब थोड़ा समय हो जाए तो उसको 15 दिन में एक बार लेकर के जाइए, तो इससे बच्चों का, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनका स्ट्रेस चला जाता है। 6th पॉइंट है कि परिवार के सदस्य तो सभी, आपके कुछ गिने चुने दोस्त और बहुत सेलेक्ट किए हुए रिलेटिव्स ही, उनके बीच में उनको बैठने दीजिए जो कि बिल्कुल पॉजिटिव बात बोलते हो, उनकी बात में निगेटिविटी कहीं हो ही नहीं। बच्चे अपने सब्जेक्ट से प्यार करें, इसमें एक्सक्यूज़ कहीं नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको इतना समझा देना है कि एक्सक्यूज़ नहीं, यही सब्जेक्ट आपके सामने है, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ, धीरे धीरे पढ़ो, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 40 बार नहीं, 50 बार नहीं, आप पढ़ते रहो। कब सीखोगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपका काम उस चीज़ को पढ़ते रहना है। पढ़ते रहो और मस्ती से पढ़ो उसको, और जितना पढ़ा है उसको मेडिटेट करो, जो उसको आंखें बंद कर लो और उसके बारे में उसको सोचो, खुद को समझाओ उसको। ये शुरू में तो आपको, बच्चों को ऐसा लगेगा, लेकिन 10-15 दिन के बाद में, जो एक काफ़ी समय होता है 10-15 दिन, इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन 15 दिन भी अगर मान लें तो भी क्या है, फिर बच्चा इसको एंजॉय करने लग जाएगा। और जब एंजॉय करने लग जाएगा तो यहाँ पे अब उसको स्ट्रेस फिर कभी नहीं आएगा, पढ़ाई का स्ट्रेस उसको कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पढ़ाई जो है को कैसे जॉयफुल मूड तक लेकर के आना है वो सीख गया है। जब वो इसको सीख गया है तो इसका मतलब पढ़ाई को भी एंजॉय करेगा, सीखने को भी एंजॉय करेगा, अपनी मेहनत को भी एंजॉय करेगा, और कल के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। वो सोते समय ये नहीं सोचेगा कि कल मुझे फिर से पढ़ना है। लेकिन इसमें सारी चीज़ें स्टेप वाइज इम्पोर्टेंट हैं। आप ऐसा मत समझना कि इसमें एम्यूज़मेंट बाहर ले जाने का है, वो गलत है। वो तो बच्चे को केवल यही प्रैक्टिस कराते हैं कि मेडिटेट करो, वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो इस स्टेज तक पहुँचेगा ही नहीं। ये 1st, 2nd, 3rd से लेके 8th पॉइंट जो है वो एक के बाद एक है, वरना 8th पॉइंट को पहले भी डाला जा सकता था, और केवल इस पर भी 5 घंटे का वीडियो बनाया जा सकता है मेडिटेट लर्निंग पे।
लेकिन उससे पहले ये 7 पॉइंट ज़रूरी हैं। आप इस चीज़ को अपनाइए, परिवार में लागू कीजिए, बच्चों को कोई भी कॉम्पिटिशन जो हो उसके लिए बच्चे तैयार सेल्फ हो जाएँगे।